Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed about Chapter 7 और मैंने उसमें जो भी कंसेप्ट मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको करवाया. आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है चैप्टर 9 दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स. तो ये मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, वाइफ्स की, चिल्ड्रंस के, पेरेंट्स की. अगर आप बात करते हो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तो अगर हिंदूज की हम बात करें तो हिंदू के बारे में अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो भी कुछ हद तक मेंटेनेंस को प्रोवाइड करता है. हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात की गई है और ये एक सेक्युलर प्रोविजन है. इसे आप क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कह सकते हैं. सेक्युलर इसलिए है क्योंकि वेदर ऑफ एनी रिलीजन दिस सेक्शन इज अप्लीकेबल इक्वली, चाहे वो मुस्लिम है, जैसे शाहबानो का हमने केस डिस्कस किया था मुस्लिम लॉ के अंदर, तो उसमें ये जो है मुस्लिम लॉ पे भी अप्लीकेबल होता है. मुस्लिम वुमन जो है वो भी इसके तहत जो है क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है. तो हम इसके अगर देखें तो ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, ये फॉरनर पर भी अप्लाई होता है. तो ये भी आप माइंड में रखिए, अप्लाइज ऑन फॉरनर्स ऑल्सो. क्वाजी क्रिमिनल ये प्रोसीडिंग होती है. और अब क्या है कि इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंटेनेंस के टॉपिक से मेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और रिसेंटली जो है रजनीश वर्सेस नेहा का केस आया था जिसमें मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ एक गाइडलाइंस दी गई थी, कुछ एक एफिडेविट्स की बात उसमें की गई थी. तो करंट सिनेरियो के हिसाब से भी इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस्ड अबाउट सेक्शन 125 इन डिटेल. मैं अपनी तरफ से डिटेल में ही करवा रही हूँ इसको, हालांकि इतना डिटेल में भी नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें फटाफट सिलेबस भी कंप्लीट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते. क्या कहता है सेक्शन 125? कह रहा है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. सबसे पहली चीज, इफ एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हैविंग सफिशिएंट मीन्स. सबसे पहले तो जिस व्यक्ति से आप क्लेम कर रहे हो उसके पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए, उसके पास इतना साधन होना चाहिए कि वो आपको मेंटेन कर सके. अगर उसके पास इतना साधन है उसके बाद वो नेग्लेक्ट करता है और रिफ्यूज करता है. नेग्लेक्ट का मतलब है कि वो आपको मना कर रहा है. नेग्लेक्ट मीन आपको एक तरीके से आपको मान नहीं रहा कि आप इस लाइफ में हो, आपको कुछ समझ ही नहीं रहा, आपको जो बुला रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है कि वो मेंटेन नहीं करेगा. किसको मेंटेन नहीं करेगा? अपनी वाइफ को. अगर वाइफ अपने आप खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है तो, अगर वाइफ मान लो खुद अच्छी खासी इनकम ले रही है, 25-30 हज़ार रुपये इनकम ले रही है, तो हो सकता है कोर्ट का कुछ अलग डिसीजन आए. और अगर मान लो आजकल तो लेटेस्ट जजमेंट कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन कर भी पा रही है तब भी इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू टेक केयर और मेंटेन हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन और हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट. चाहे वो वैलिड मैरिज से कोई बच्चा हो या वैलिड मैरिज ना हो, विदाउट वैलिड मैरिज कोई बच्चा हो. जो वैलिड मैरिज से बच्चा होता है उसे लेजिटिमेट बोला जाता है और विदाउट वैलिड मैरिज से जो बच्चा होता है उसे इलेजिटिमेट बोला जाता है. तो दोनों ही बच्चे, वेदर मैरिड और नॉट, चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, वो अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, असमर्थ है. देखिए यहाँ पे वर्ड यूजर है माइनर चाइल्ड. माइनर का मतलब एज ऑफ 18 ईयर्स. लेकिन अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आया था, उस जजमेंट में ये बात भी कही गई है कि हालांकि माइनर की एज जो है वो 18 ईयर्स है, बट अगर कोई माइनर है वो अभी तक स्टडी कर रहा है तो उसका स्टडी जो है 21 ईयर्स तक मोस्टली मानी जाती है कि कुछ हद तक कंप्लीट होती है. तो 21 ईयर की एज तक जो है मेंटेन करना पड़ेगा, वेदर मैरिड या नहीं है. अनेबल टू मेंटेन, ये भी कंडीशन है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. कहने का मतलब जहाँ से उसको मेंटेनेंस मिल रहा है दूसरी पार्टी के थ्रू भी उसको मेंटेन किया जा रहा है, तो किसी प्रकार के मेंटेनेंस की बात ही नहीं आएगी. नेक्स्ट है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर. जो है शादीशुदा नहीं होनी चाहिए. कोई ऐसा लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड है जिसने मेजोरिटी तो ले ली है, 18 साल का तो हो चुका है, वेयर such child is by reason of any physical or mental abnormality,
उसका शारीरिक और मानसिक जो है अब नॉर्मलिटी है, अचेतन है, कोई इंजरी है उसको कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। फोर्थ कह रहा है हिज फादर और मदर, अगर उसके माता पिता, जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस की हम बात कर रहे हैं उसके माता पिता अगर अनेबल टू मेंटेन है, अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जब यहाँ इसमें क्या है कि जब ये बात आ रही है ना माइनर चाइल्ड की, और वो मैरिड हो या नहीं हो, तो माइनर की बात हो रहा है, तो एक अनमैरिड जो डॉटर होती है ना, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसको मेंटेन करना भी एक व्यक्ति की लाइबिलिटी माना जाता है। ये भी कुछ एक जजमेंट्स है, मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखा दूंगी आपको। फिर आगे कहता है कि ये कोई व्यक्ति जो है अगर इनको मेंटेन नहीं करता तो उसके बाद एक एप्लीकेशन कहाँ लगती है, ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMIC अपन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल के बेस पर ऑर्डर कर सकता है उस व्यक्ति को कि वो मंथली अलाउंस और मेंटेनेंस देगा वाइफ, सच चाइल्ड, फादर और मदर को। जो भी मंथली रेट फिक्स किया जाता है, पहले क्या था ये फिक्स था मंथली रेट, कुछ एक रुपए होते थे कि 500 रुपीज देना था, ऐसा कुछ था। लेकिन अब क्या है जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, एट सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट एंड टू पे, और उसके बाद लगना चाहिए मजिस्ट्रेट को। थिंक फिट का मतलब है कुछ रीजनेबल उसके पास ग्राउंड्स होने चाहिए, एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टू टाइम डायरेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की। देखिए अभी क्या है कि अगर मान लो फैमिली कोर्ट्स आ गए हैं, अब अगर मान लो किसी का मेंटेनेंस का केस है, डाइवोर्स का केस है, डाइवोर्स का केस तो फैमिली कोर्ट में जाता ही जाता है, लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात है तो वो भी अब मैटर जो है फैमिली कोर्ट में जाता है। तो वहां पर फैमिली कोर्ट का जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। तो यहाँ पर अब जो मुद्दे हैं वो फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कि द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए माइनर फीमेल चाइल्ड को ऑर्डर कर सकता है। रेफर टू इन क्लॉज बी में जो रेफर्ड है, टू मेक सच अलाउंस कि जब तक उसकी मेजोरिटी नहीं आ जाती। इफ द मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर, मान लीजिए माइनर की मैरिज हो गई थी और उस टाइम में हस्बैंड जो है उस माइनर का वो किसी भी प्रकार से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस सेंस में जो फादर है उसकी लायबिलिटी है कि जब तक वो मेजर ना हो जाए तब तक उसकी वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इफ नॉट पोजेस टू सफिशिएंट मीन, उसको मान लो सफिशिएंट मीन्स नहीं है। तो देखिए ये मौजूदा टाइम में तो जो वैलिड मैरिज है उसके लिए 18 साल यानी मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। ये उस टाइम की मैरिजेस की बात हो रही है जो इस एक्ट के आने से पहले की कुछ मैरिजेस थी। तो उस मामले में अगर कोई माइनर फीमेल था तो उसको जो है सफिशिएंट मीन नहीं है तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। अब कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर प्रोवाइजो है दैट द मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, जब तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अभी तक चल ही रहा है केस, रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस की बात भी करता है कि जब तक कोर्ट की ये प्रोसीडिंग चल रही है तो उस टाइम तक वो वाइफ और बच्चा क्या करे, फादर और मदर कहाँ से इनकम लाए। तो एक्सपेंस जो है उस एक तो वो इंटरिम मेंटेनेंस देगा, और वो जो प्रोसीडिंग का एक्सपेंस है, प्रोसीडिंग का जो खर्चा है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि देना चाहिए तो क्या करता है, टू पे द सेम टू सच पर्सन एज मजिस्ट्रेट पे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्टली, वो बार बार जो है मजिस्ट्रेट जैसा डायरेक्ट करेगा उसी हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस के साथ साथ प्रोसीडिंग के जो एक्सपेंसेस है वो भी देने की कोर्ट बात करेगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, एक प्रोवाइजो और भी है, वो कहता है कि एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस के लिए जो क्या है अंडर द सेकंड प्रोवाइजो शेल एज फार एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, माइनर का मतलब है पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत जो माइनर की डेफिनेशन है जिसने 18 साल की एज अभी तक नहीं ली हो। वाइफ का मतलब एक ऐसी वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स, वो डाइवोर्स हो चुका है या उसे डाइवोर्स ले लिया है फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, वो न्यू मैरिड, अभी तक उसने शादी नहीं की है। सेकंड क्लॉज कहता है एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस
एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, वो पे होगा डेट ऑफ ऑर्डर से या फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस अप्लीकेशन और एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में रजनीश वर्सेस नेहा का केस कहता है जो अभी 2020 में आया था, उस जजमेंट के हिसाब से कि जो भी मेंटेनेंस पे किया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस पे किया जाएगा, वो क्या है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस की, जिस दिन अप्लीकेशन लगी थी उसी दिन से इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो काउंट किया जाएगा। इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कोज, बिना किसी सफिशिएंट कोज के फेल हो जाता है, कंप्लाई द ऑर्डर, जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको कंप्लाई नहीं करता, एनी सच मजिस्ट्रेट में, अगर सच मजिस्ट्रेट चाहे, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, हर एक उस ऑर्डर की ब्रीच करने के लिए क्या कर सकता है, इश्यू ए वारंट, वारंट इश्यू कर सकता है, फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू टू इन द मैनर, लेविंग द फाइन एंड मे सेंटेंस सच पर्सन। कह रहा है कि अगर कोई पे नहीं कर रहा है तो उस मामले में क्या करेगा, फाइन उस पर लगा देगा। सेक्शन जो लेविंग द अमाउंट सेक्शन 421 के तहत, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, सेक्शन 421 के तहत जो है वो क्या कर सकता है, कोर्ट जो है लेविंग द अमाउंट, जो भी अमाउंट दी गई थी उसके तहत कोर्ट कहेगा कि आप वो अमाउंट जो है उसे पे करवाइए, और मे सेंटेंस भी पे करने के लिए सेंटेंस भी देगा, कितने टाइम के लिए, और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ, चाहे तो वो पूरे के पूरे टाइम के लिए इकट्ठी सेंटेंस दे दे, चाहे वो किसी भी एक मंथ के लिए, अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग रिमेनिंग, जो भी अनपेड है उसके लिए आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, फिर वो वारंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट है, अगर मान लो उसने नहीं भरता वो पेमेंट, तो क्या करेगा, 1 मंथ की जो है वो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन जो है मेंशन किया गया है। तो 1 मंथ की जो पनिशमेंट है वो बात की जाएगी। ये जो इम्प्रिजनमेंट होती है ये सिविल इम्प्रिजनमेंट होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सिविल इम्प्रिजनमेंट है और सिविल इम्प्रिजनमेंट में कुछ अलग रूल्स होते हैं, वो भी हम जब सीपीसी करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application to be made to the court within a period of 1 year। मान लीजिए किसी के अमाउंट ड्यू है और 1 साल के अंदर अंदर अगर मान लीजिए वाइफ ने या हस्बैंड ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी हो तो उसी के आधार पर ही वो पेमेंट जो है वो लेवी की जा सकती है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 1 ईयर का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड माइंड में रखिएगा। तो 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर मेंशन है, तो आपको 1 ईयर याद रखना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्यू, जहां से वो ड्यू है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक प्रोवाइजो और कहता है कि सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ लिविंग विद हिम, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मेंटेन करेगा अगर वो उसके साथ रहती है तो, एंड शी रिफ्यूज टू लिव विद हिम, और अगर वो मान लो मना कर देती है उसके साथ रहने से, सच मजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, तो वो देखेगा कि किस आधार पर वो वाइफ उसके साथ नहीं रहना चाहती, एंड मे मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, और इस ऑर्डर के तहत, इस सेक्शन के तहत जो ऑर्डर करेगा, नॉटविथस्टैंडिंग सच ऑफर, चाहे कुछ भी ऑफर हो, अगर वो ग्राउंड उसको लगता है सही है तो ही वो ऑर्डर कर सकता है। तो ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर हस्बैंड कहता है कि वाइफ उसके साथ रहे तो कोर्ट ये देखेगी कि किस प्रकार के रीजन है कि वो साथ नहीं रह रही। मान लीजिए हस्बैंड ने किसी और के साथ शादी कर लिया या वो अपने पास किसी और औरत को रखता है, इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड, तो ये एक उचित ग्राउंड माना जाएगा कि वाइफ इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहती। 4th क्लॉज कहता है नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस, कोई भी पत्नी को अलाउंस नहीं मिलेगा वो द इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जैसा भी केस है, फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ सी इज लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है, उसकी शादी के बाद किसी और से रिलेशन है, इफ शी विदाउट एनी सफिशिएंट कोज रिफ्यूजेस टू, बिना किसी कारण के वो हस्बैंड के साथ रहने से मना कर रही है, या वो म्यूचुअली कंसेंट से जो है सेपरेट रह रहे हैं उस मामले में। ऑन प्रूफ दैट, और एक प्रूफ आ जाता है कि एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड, कोई भी वाइफ है उसके फेवर में ऑर्डर दिया गया है अंडर दिस सेक्शन इन लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है या बिना सफिशिएंट कोज के अलग रह रही है और या फिर म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, तो फिर क्या होगा,
प्रूफ माना जाएगा, ये एक तरीके से प्रूफ माना जाएगा कि अगर इस प्रकार का कोई भी एविडेंस जो है वहां पर दिया जाता है। तो अडल्ट्री के केस के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, मैं कुछ एक केस आपको समझा देती हूँ क्या कुछ है। अडल्ट्री के रिगार्डिंग लैंडमार्क केस दिया गया है, केस का नाम है चंपा देवी केस। चंपा देवी केस के नाम से आप याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सफिशिएंट प्रूफ अगर आ जाता है तो कैंसलेशन हो जाएगा। कैंसलेशन द ऑर्डर अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल है तो अब किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब हम कुछ एक इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका नेचर है, किस प्रकार से इसको एंटरटेन। सबसे पहले इसमें एक लैंडमार्क केस है, नेचर की बात कर रहा है 125 की, कि ये एक सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन है। तो सबसे पहले एक लैंडमार्क केस मैं यहाँ लिखवाती हूँ आपको, आप डिटेल में इसको डिस्कस कर लेना अपने हिसाब से, मैं इसको वैसे बता रही हूँ आपको। द फर्स्ट लैंडमार्क केस इज बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह। इसमें क्या था, इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो इस केस में नेचर की बात की गई थी, किसके जो भी ये मैटर है, इस मैटर के नेचर की बात की गई। ये 125 का लेजिस्लेशन है वो सोशल लेजिस्लेशन था। तो इसमें क्या डिस्कस किया गया था, नेचर डिस्कस किया गया था। अगला जजमेंट में और करवाती हूँ आपको, 3-4 जजमेंट लिखाऊंगी जो आप ना अपने हिसाब से इसको मार्क कर लेना। नेचर की बात की गई थी इसमें। सेकंड जजमेंट है, नेचर का मतलब है कि किस वजह से इसको बनाया गया था। इसको बनाए जाने का रीजन ये था कि एक सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन है कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो नेचर के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट है इसके रिगार्डिंग कि क्या जो है इसके लिए वैलिड प्रूफ ऑफ मैरिज रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए केस है चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह। इस केस में कहा गया था कि जो वैलिड स्ट्रिक्ट प्रूफ है जो मेंटेनेंस का वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मान लीजिए वाइफ की जो टर्म है उसको इसमें ब्रॉड कर दिया गया और इसमें कहा गया कि वाइफ जो है अगर लंबे समय तक उसके साथ रह रही है तो वो जो है मेंटेनेंस का ग्राउंड हो सकता है। ये लिव इन रिलेशनशिप के तहत जो है ये केस निकल के आया है। अगला इसमें है कि क्या वुमन जो है वो लॉफुली मैरिड है, क्या उसी को ही वाइफ ट्रीटमेंट, जो लॉफुली मैरिड नहीं है क्या उसको वाइफ ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा और क्या वो एंटाइटल नहीं है। तो इसमें केस था सविता बहन सोमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसकी जगह हम चिनमनिया वाला केस कर लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। अब कुछ एक और ग्राउंड्स हैं, जैसे क्या सेकंड वाइफ है उसको मेंटेनेंस मिलेगा 125 के तहत। द हस्बैंड हैज कंसील्ड, अगर उसने पहली मैरिज को छुपाया है तो ये बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह के केस में ये बात कही गई थी कि जो सेकंड मैरिज जो है, सेकंड मैरिज से जो वाइफ है और उसको जब पता ही नहीं था कि उसने पहले शादी कर ली है तो उसके अंदर जो है वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। अब अगर क्वेश्चन अराइज होता है क्या जो पहले से मेंटेनेंस को जो है नहीं, क्या मान लो एक अर्निंग वाइफ है जो कमाई कर रही है, खुद कमा रही है, क्या उसको मेंटेनेंस दिया जा सकता है। इसके लिए क्या है, अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट है, लेकिन फिर भी कंक्लूजन ये है कि अगर वाइफ नॉर्मली अनेबल टू मेंटेन है तो उस सेंस में जो है मेंटेनेंस की बात की जाती है। क्या सिर्फ इस बात पर कि वाइफ जो है कैपेबल है अर्निंग के लिए तो क्या उसके मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है कम। अगर मान लीजिए हस्बैंड पहले अच्छी इनकम ले रहा था, वाइफ के पास इनकम नहीं थी, तो उसमें भी जो है वो मेंटेनेंस जो कम ज्यादा हो सकता है। क्या जुडिशियल सेपरेटेड वाइफ है जो कानूनी तौर पर अलग हो चुके हस्बैंड वाइफ, क्या उनको मेंटेनेंस दिया जा सकता है, उसमें मेंटेनेंस मिल सकता है? हाँ, उसमें भी मेंटेनेंस मिल सकता है। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है, जैसे ये हमने किया था 5th क्लोज में, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हम करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये कहता है कि
जो प्रूफ है वो हस्बैंड पे होगा। तो इसमें जो प्रूफ की बात है ये मैं लिखवा देती हूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन हस्बैंड। बर्डन ऑफ प्रूफ, उसे साबित करना पड़ेगा कि क्या उसकी वाइफ जानबूझ के अलग रह रही है या मान लो उसका किसी से अफेयर है या कुछ है, वो हस्बैंड की ड्यूटी है, वो प्रूफ करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हस्बैंड, इज ऑन हस्बैंड। ये देखिए, अगर आप हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस की बात करते हैं या फिर अब बात करते हैं किसी अदर लेजिस्लेशन की, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये जो मेंटेनेंस दिया जाएगा ना, ये मेंटेनेंस क्या है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों डिमांड कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं 125 CRPC की, उसमें जो है वाइफ के पास राइट है, वाइफ भी सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। कह रहे कि अगर मान लो कोर्ट में ये प्रूफ ना हो कि हस्बैंड ने रीमैरिज कर रखी है, तो क्या उसके तहत 494 की एप्लीकेशन लगा सकती है। तो उसमें जब सफिशिएंट प्रूफ चाहिए तो हम जब 494 करेंगे तो उस टाइम देखेंगे क्या कोई बेटी है उसको मेंटेनेंस देने के लिए कहा जा सकता है। देखिए, अगर आप बात करते हो 2005 के अमेंडमेंट की, उसके बाद क्या बेटियों को प्रॉपर्टी का राइट मिल गया है। तो एक तरीके से अगर कोई बेटी है तो उसके ऊपर भी एक ड्यूटी है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों में से कोई भी अगर अच्छा अपने इनकम ले रहा है तो उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे। तो बेटी को जो उस लायबिलिटी से दूर नहीं किया जा सकता। तो क्या एक स्टेप मदर जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? तो एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट्स में कि अगर स्टेप मदर है और उसके बच्चा नहीं है तो वो भी जो है मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है स्टेप सन से। क्या मुस्लिम हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है? तो उसके रिगार्डिंग हम शाहबानो बानो का केस भी डिस्कस कर चुके हैं, डेनियल लतीफी का केस है। तो मुस्लिम वुमन जो है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ शाहबानो का केस। शाहबानो केस और डेनियल लतीफी केस, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ आपको डिटेल में, तो आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में रिवीजन के टाइम पर अगर आपको शॉर्ट में माइंड में रहेगा तो आप अच्छे से इसको डिस्कस कर पाओगे। अगर ये तो हो गया हमारे कुछ केसेस, अब एक दो केसेस मैं और देख लेती हूँ अगर मुझे मिला तो। क्या मेंटेनेंस हस्बैंड से लेने की बात की जा सकती है कि अगर वो कैपेबल है या हैंडीकैप है? अगर वो इनकैपेबल है तो उसमें मेंटेनेंस की जो है क्लेम नहीं किया जा सकता, वो कहाँ से देगा? क्या अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस का राइट है? तो अनमैरिड डॉटर जो है 125 CRPC के तहत तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, लेकिन हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो है वो क्लेम कर सकती है कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए। अगर अडल्ट्री की हम बात करें तो चंपा देवी केस है। चंपा देवी केस में अडल्ट्री के रिगार्डिंग बताया गया है कि अगर कोई वाइफ अडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से कुछ एक ग्राउंड है कि किस प्रकार से फॉरेनर पे अप्लाई होता है मेंटेनेंस। तो एक केस आया था 1991 में, उस केस में क्या कहा गया था, सेक्शन मैं केस का नाम लिखवा देती हूँ, सृष्टा देवी वर्सेस केशवदास शर्मा। जजमेंट है 1991 का। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इसमें ये बात कही गई थी कि सेक्शन 125 applies to foreigners also, applies to foreigner also। तो ये केस भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अप्लाई जो है किस तरीके से किया जाएगा, ये सेक्शन, इसकी क्या अप्लीकेबिलिटी है फॉरेनर्स पर और अदर प्रोविजंस क्या है, उसके रिगार्डिंग जो है हम सेक्शन 125 को देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर मान लीजिए मेंटेनेंस दिया गया है तो क्या उसमें अटैचमेंट किया जा सकता है हस्बैंड की सैलरी को? तो कहते हैं कि अगर हस्बैंड ने पेमेंट जो नहीं दी गई है मेंटेनेंस की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि वो
जो भी मेंटेनेंस है वो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। और जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है सैलरी का, वो जो है तब अप्लाई होगा जब वो पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस नहीं देता, नहीं करता वो पेमेंट, तब जो है कोर्ट क्या कर सकती है, एम्प्लॉयर जो होता है जिसके पास वो नौकरी कर रहा है व्यक्ति, तो उसके पास जो है नोटिस भिजवाया जा सकता है और वहां से सैलरी को अटैच किया जा सकता है। सैलरी की अटैचमेंट की एक लिमिट है, उससे ज्यादा सैलरी अटैच नहीं हो सकती। नॉर्मली 1/3 सैलरी जो है कोर्ट अटैच कर सकती है। अब इसके रिगार्डिंग हम आगे डिस्कस करते हैं। सेक्शन 126 बात करता है प्रोसीजर की। प्रोसीजर का मतलब है कि कौन सा प्रोसीजर होगा, किस तरीके से मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगेगी, वो सारा का सारा मेंशन किया गया है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा सकता है। वेयर ही इज, जहां वो रह रहा है। वेयर ही और हिज वाइफ इज, जहां वह या उसकी पत्नी साथ रहते थे, रह रहे हैं या रहते हैं। वेयर द लास्ट रिजाइडेड वाइफ, लास्ट रिजाइडेड जो है वो वाइफ के साथ रहा हो। एट द केस में बी विद द मदर ऑफ द इल एस्टिमेट चाइल्ड, या वो इल एस्टिमेट चाइल्ड की मदर जहां रह रही हो। ऑल एविडेंसेज इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, सारे एविडेंसेज उस व्यक्ति की प्रेजेंस में लिए जाएंगे जिसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है दिया जाना है। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस, जिस पर अगर उसकी पर्सनल अटेंडेंस की छूट दी गई है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन प्लीडर, प्लीडर की प्रेजेंस में होगा। और रिकॉर्डेड इन द मैनर ऑफ सम्मन केस, एक तरीके से ये सम्मन केस ही इसको माना जाएगा कि सम्मन केस के हिसाब से इसे ट्रीट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कि मजिस्ट्रेट को ये संतुष्टि हो जाती है कि द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड, कि जिस व्यक्ति के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है, टू बी मेड विलफुली अवॉइडिंग सर्विस, जो जानबूझकर सर्व नहीं कर रहा है, और विलफुली निगलेक्ट, जानबूझकर कोर्ट को अटेंड नहीं कर रहा है, कि वो सर्विंग प्रॉपरली जो है वो सम्मन नहीं ले रहा है, या मान लो जानबूझकर वो नेग्लेक्ट कर रहा है कोर्ट को। द मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू हियर, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसमें एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकता है। तो कोर्ट जो है एक्स पार्टे ऑर्डर भी दे सकती है। एंड मे ऑर्डर सो मेड सेट असाइड, और जो मान लो ऑर्डर बना है उसको कोई बाद में कोई रीजन मिले तो 3 महीने के पीरियड के अंदर अंदर वो उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकती है। सब्जेक्ट टू सच टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द अपोजिट पार्टी, जैसे पेमेंट ऑफ कॉस्ट के साथ जो है अपोजिट पार्टी को लगा सकती है। द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर और कॉस्ट, जो भी कोर्ट को लगता है उस हिसाब से वो उसकी पावर है कि वो जो है जिस प्रकार से भी कॉस्ट लगाना चाहे लगा सकता है। तो कहने का मतलब प्रोसीजर ये है कि जहां पर वाइफ, जहां पर वो रह रहा है व्यक्ति वहां पर लग सकता है, जहां पर वाइफ और हस्बैंड साथ रहते हैं, या जहां पर वाइफ लास्ट में रही थी, कहीं पर भी वो चाहे तो वाइफ एप्लीकेशन लगा सकती है और इसे सम्मन केसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा है, सम्मन सर्व नहीं करवा रहा है, सम्मन नहीं ले रहा है, तो फिर क्या कर सकती है कोर्ट, 3 महीने एक्स पार्टे ऑर्डर कर सकती है और एक्स पार्टे ऑर्डर को 3 महीने के अंदर अंदर सेट असाइड भी करवाया जा सकता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ अलाउंस, अब अलाउंस जो मिला है, जो ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, तो उसका कैसे बदलाव किया जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार की चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज हो जाती है, ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 120 मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन पे a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife father, तो उसके पहला ग्राउंड क्या है कि कोई भी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। जो भी इंटरिम मेंटेनेंस मिला है या कोई अदर मेंटेनेंस मिला है उसके रिगार्डिंग, तो पहला ग्राउंड क्या हो गया, ऑन प्रूफ है वैलिड मैरिज चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए पहले मेंटेनेंस दिया, हस्बैंड की सैलरी 50,000 थी, बाद में क्या हुआ, वो रिटायर हो गया, उसकी पेंशन जो है 25,000 रह गई है। पहले 50,000 में से 20,000 रुपए ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन अब 25,000 में से अगर 20,000 वाइफ या बच्चों को उनको दे देंगे तो वो खुद क्या खाएगा, तो इस हिसाब से जो है उसमें चेंज किया जा सकता है। Where it appears to the magistrate that in consequence of a decision of a competent civil court, any order made under should be cancelled, कि जहां पर कंपिटेंसी जो है वो इश्यू में है कि कोई डिसीजन आया था वो कंपिटेंट कोर्ट नहीं थी, तो कंपिटेंट कोर्ट का डिसीजन है उस तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इनकम्पिटेंट कोर्ट थी तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है, चेंज कर सकता है, जैसे भी कोर्ट को ठीक लगी। तो सेकंड ग्राउंड क्या हो गया यहाँ पर, कंपिटेंट सिविल कोर्ट की बात आ रही है।
थर्ड है वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ ए वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स वुमन के फेवर में अगर मेंटेनेंस था और हैज ऑब्टेन अ डाइवोर्स, या उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है, तो मजिस्ट्रेट शैल इफ इज सेटिस्फाइड दैट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो वाइफ है वो रीमैरिड है, उसने शादी कर ली है, या the woman has been divorced by her husband that she has received whether before or after the date of the said or the whole of the sum under any customary, किसी कस्टमरी लॉ में या पर्सनल लॉ में अगर कुछ पेमेंट कर दिया गया है उस सेंस में, in any case that such sum was paid before such order from the date on which such order was made, या तो वो पेमेंट जो है वो पहले पे की गई थी बिफोर उस ऑर्डर के पहले, या in any other case from the date of expiry of the period if any which maintenance has been actually paid by the husband, या मान लो एक्सपायरी ऑफ द पीरियड हो गया है जब से वो एक्चुअली पेड कर दिया गया था। दोनों टाइम से क्या है कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्या कर सकती है उस सेंस के अंदर वो क्या करेगी, उसको कैंसिल कर सकती है। पहला ग्राउंड रीमैरिड, रीमैरिड मतलब उसने दोबारा शादी कर ली है तो उसको नहीं मिलेगा, या उसको एलिमनी मिल गई है, पूरी जिंदगी की परमानेंट एलिमनी मिल गई है किसी भी लॉ के अंदर, या मान लो और कैंसिल करेगी ऑर्डर को, या तो कोई और ऑर्डर बन गया मिल गया है उस चीज का, या जो है एक्चुअली पेमेंट कर दी है हस्बैंड ने उस मामले में। कहने का मतलब है कि पहला ग्राउंड हो गया हमारा कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सेकंड ग्राउंड हो गया कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, थर्ड ग्राउंड हो गया रीमैरिड है, फोर्थ ग्राउंड हो गया कस्टमरी और पर्सनल लॉ में कोई पेमेंट दे दी गई है, चाहे वो ऑर्डर हुआ है इससे पहले, इस ऑर्डर से पहले, या मान लीजिए उसको हस्बैंड ने पेमेंट कर दिया है। थर्ड कहता है द वुमन हैज ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एज सेड वॉलंटरी सरेंडर, अगर किसी ने कह दिया कि वो नहीं चाहती मेंटेनेंस लेना तो उस मामले में भी वो कोर्ट क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी ऑर्डर को। तो ये कुछ एक ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर कोर्ट अगर चाहे तो ऑर्डर कैंसिल कर सकती है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डोरी बाय एनी पर्सन, जब भी डिक्री देगी कोर्ट रिकवरी करने के लिए कहेगी to whom a monthly allowance for the maintenance interim maintenance to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid. कोर्ट क्या करेगी, सिविल कोर्ट करेगी कि जो भी सम उसको पेड किया गया है या जो सम रिकवर किया गया है या सच पर्सन उस व्यक्ति से एज मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस, जो भी मंथली अलाउंस की बात हो रही थी मेंटेनेंस और सिविल मेंटेनेंस की, तो उसके अंदर क्या होगा, कोर्ट क्या कर देगी परस्यूइंग इन द सच ऑर्डर, तो कोर्ट जो है उस डिक्री के हिसाब से उसको रिकवर करने की बात कहेगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री तो क्या करेगी, रिकवरी की बात करेगी कि कौन सा सम जो है उसे पेड करना है, वो सारा का सारा कैसे रिकवर करना है, वो सारे की सारी चीज जो है कोर्ट इसमें सोच लेगी और उस हिसाब से ऑर्डर कर देगी। अब हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द सेंस दैट हाउ द ऑर्डर जो है वो मेंटेनेंस कैन बी एनफोर्स्ड। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो भी कॉपी होगी ऑर्डर की मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस की या एक्सपेंस होंगे प्रोसीडिंग के, जो भी मैटर है, शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन हिज फेवर इट इज मेड और हिज और गार्जियन। अगर मान लो वो नहीं दी गई है पेमेंट किसको, फेवर में जिसके ऑर्डर हुआ था, और टू द पर्सन जिसको मेंटेनेंस की बात की गई है इज टू बी पेड, सच ऑर्डर में बी एनफोर्स्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन ए प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड। तो कोर्ट जो है किसी भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी उसको एनफोर्स करवा सकता है। ऑन सच मजिस्ट्रेट बीइंग सेटिस्फाइड एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस, जहां सेटिस्फाई हो जाए मजिस्ट्रेट की पार्टीज की पहचान के और पार्टीज ने अभी तक पेमेंट जो है जिसको ऑर्डर किया गया था उसने अभी पेमेंट नहीं की है, तो उस सेंस में कोर्ट क्या कर देगी, फर्दर जो अलाउंस है उसको ऑर्डर करवाएगी और उसके तहत जो है उसको एनफोर्समेंट किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो हो सकता है उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि जो लोग कोचिंग वगैरह ले रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपनी कोचिंग से कवर कर रहे हैं, लेकिन जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए मैंने डिटेल में ये कंसेप्ट कवर करवाया है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।